रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं के पाठ्य पुस्तक अध्याय 6 केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो सरकार की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सरकार की परिभाषा क्या है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। देखिए, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। देखिए, सरकार का जो रूप होता है वो अदृश्य होता है। सरकार दिखने में एक गौण मात्र होती है, लेकिन इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसी संस्था को सरकार कहा जाता है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबसे पहले जो सरकार का जो प्रथम अंग है उसको व्यवस्थापिका कहा गया है। देखिए, सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। सरकार के तीनों अंगों में देखिए, सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग मानी जाती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है: संघीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक संघीय व्यवस्थापिका, दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। देखिए, संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। देखिए, संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संघीय व्यवस्थापिकाएं इसे संसद कहा जाता है। देखिए, संसद कहा जाता है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। संसद की व्यवस्था की गई है। देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 के अंदर संसद की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत देखिए, अगर हम संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो भारतीय संसद है वो तीनों रूप से मिलकर बनी है। ये जो भारतीय संसद है इसके 3 रूपों के मिलकर बनी है। देखिए, तीनों अंगों से हम कह सकते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों का रूपी संसद है। इन तीनों का रूपी संसद है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों का जो रूप है वो संसद है। भारत के अंदर संसद की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। भारतीय संघ की एक संसद होगी। ये अनुच्छेद 79 के अंदर व्यवस्था की गई है। देखिए, सबसे पहले हम संसद के तीनों अंगों में सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में लोकसभा के
बारे में। तो सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न अंग कहा जाता है। देखिए, लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को हम प्रथम या निम्न सदन कह सकते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। इसको हम लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी इसी को कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो वयस्क मताधिकारी 18 वर्ष से अधिक उम्र के 18 वर्ष हैं वो लोकसभा के सदस्यों को चुनता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लोकसभा के सदस्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा की सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या अगर लोकसभा के सदस्य संख्या की बात करें तो भारत के मूल संविधान में 500 सदस्यों, देखिए मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। देखिए जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में लोकसभा के 500 सदस्यों, मूल संविधान में लोकसभा के 500 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। संख्या निश्चित की गई है। मूल संविधान में लोकसभा के 500 सदस्य निर्धारित किए गए हैं या निश्चित की गई है। हम कह सकते हैं कि समय समय पर इसमें वृद्धि भी की गई। देखिए समय समय में इसमें वृद्धि, मूल संविधान में लोकसभा के 500 सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन समय समय पर इनमें परिवर्तन भी हुआ है। समय समय पर इन पर क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। देखिए 1987 के अंदर 1987 ईस्वी में गोवा, दमन व द्वीप का पुनर्गठन हुआ तो कुल लोकसभा सदस्य की संख्या 552 होगी। अब हम कह सकते हैं मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 है, जबकि 1987 के अंदर गोवा, दमन व दीप का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन में 2 सदस्य की वृद्धि हो गई। समय समय में जैसे बदलाव हुआ तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। अब हम कह सकते हैं इनमें से अधिकतम 530, देखिए अब 552 है, इसमें से 530 सदस्य, अगर हम 530 सदस्य की बात करें तो राज्य से निर्वाचित होकर आएंगे। राज्य से निर्वाचित होंगे
और 20 सदस्य संघीय राज्यों से निर्वाचित होंगे। 20 सदस्य संघीय राज्यों से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य, देखिए 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देखिए 530 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होकर आएंगे। 20 सदस्य संघीय राज्यों से निर्वाचित होंगे। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। अब जैसे 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा वो आंग्ल भारतीय होंगे। जो आंग्ल भारतीय होंगे उन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर, देखिए लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में मूल संविधान में 500 सदस्यों की व्यवस्था की गई है, लेकिन समय समय पर इसके अंदर बदलाव आया और जब 1987 में गोवा दमन द्वीप का पुनर्गठन हुआ तब इनकी संख्या 552 हो गई। अगर वर्तमान की स्थिति की बात देखिए करें तो इसके अनुसार 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, 20 सदस्य संघीय राज्यों से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर इनके निर्वाचन की बात करें, तो इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। वयस्क मताधिकारी प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके इनको विजय बनाते हैं और सरकार या लोकसभा का गठन करते हैं। सदस्यों की संख्या, अब हम कह सकते हैं कि सदस्यों की योग्यता, तीसरी बात हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता। तो देखिए सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सदस्यों के लिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहली बात है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए लोकसभा का जो सदस्य बनेगा प्रथम उसके लिए जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है वह किसी भी सरकारी पद में कार्यरत नहीं हो। देखिए वह किसी सरकारी कार्यरत पद पर न हो। तीसरी बात है वह, देखिए उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 25 वर्ष की या उससे अधिक होनी, 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। कल हम इसके आगे की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि क्या इनका कार्यकाल कितना होता है, अधिवेशन कौन बुलाता है और इनके पदेन अधिकारी कौन होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।